गुड इवनिंग एवरीवन। सो हियर वी आर बीएफएम मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है। रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग बड़ा चैप्टर है, तो लगभग हम 100 से ज्यादा एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। सभी को गुड इवनिंग है हमारी तरफ से। फटाफट आप लोग ज्वाइन करिए। जब तक आप ज्वाइन करें तब तक चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस। जो बैंकिंग रेगुलेशन किए जाते हैं तो उसमें से एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, कौन सा ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बैंकिंग रेगुलेशन करने का। आरबीआई क्यों बैंकिंग रेगुलेशन करती है? ताकि बैंकिंग सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सके, कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह लगा करके, इक्वल कंपटीशन कॉमन बेंचमार्क के थ्रू लाया जा सके, मैक्सिमाइज किया जा सके बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को, और प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स हु कैन नॉट इंपोज मार्केट डिसिप्लिन ऑन बैंक्स। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। बीएफएम की लाइव क्लास डेली की डिमांड है, सो 8:30 पे बीएफएम की लाइव क्लास रहेगी। हम डेली एमसीक्यूज, अभी मैं मॉड्यूल बी में हूं तो थोड़ा थियरी ज्यादा चल रही है, न्यूमेरिकल भी इसमें आपको मिलेंगे। फिर हम मॉड्यूल ए की तरफ मूव करेंगे। ओके, मॉड्यूल ए में क्योंकि फॉरेक्स है उसमें न्यूमेरिकल अच्छे खासे हैं, तो वहां वो डिस्कस करेंगे इसके बाद में। अब देखिए क्या है कि थोड़ा सा मुझे चीजें दोबारा से पढ़ानी पड़ेंगी। दोबारा से पढ़ाने का क्या मतलब है भाई? देखो ऐसा है कि हमने जून में भी आपको जून 2024 में लाइव क्लास ली, दिसंबर 2024 में भी लाइव क्लास ली, और अभी जून 2025 में लाइव क्लास ले रहे हैं। और हर बार मैं नया कंटेंट ऐड करता चलूंगा ना, तो फिर ये पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जून 2024 में हमने जो फॉरेक्स के न्यूमेरिकल किए थे, हम उसी फॉरेक्स के न्यूमेरिकल को फिर से करते हैं। ओके, क्योंकि फंडा कुछ बदल नहीं जाता है, सिस्टम वही रहेगा। क्लास 10th में और 12th में आपने भी आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, आपके बच्चों ने भी आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, उनके बच्चों ने भी आर्किमिडीज का ही सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम नया ना करके बेहतर होगा कि हम रिवीजन मतलब लाइव में मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ में, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम इतना ज्यादा कंटेंट नया नया बनाते चलेंगे फ्रेंड्स ना, तो आपके लिए कंबरसम हो जाएगा। ऑलरेडी कंबरसम है, मतलब कि इतना मैनेज कर पाना, टैकल कर पाना। ओके, तो ये होता है मैक्सिमाइजिंग बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू रिड्यूस्ड ओवरसाइट। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई का आपके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको काम करने नहीं देगा। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिस्टमिक रिस्क इन द बैंकिंग सेक्टर? सिस्टमिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है सर। सर सिस्टमिक रिस्क होता है जब एक बैंक के फेल होने से दूसरा बैंक, और दूसरे बैंक के फेल होने से तीसरा बैंक, और ऐसे ही पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाए, दैट सिस्टमिक रिस्क। तो सवाल यह है कि सिस्टमिक रिस्क क्यों एराइज होता है, प्राइमरी कारण क्या है? सर हम आज चैप्टर नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल बी में। मौके पर मॉड्यूल बी चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 वी आर डिस्कसिंग। तो प्राइमरी कॉज क्या है सिस्टमिक रिस्क का? थोड़ा सा ऑप्शंस को ढंग से और ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर कर पाएंगे। आपको ना भी आता हो तो सिस्टमिक रिस्क की परिभाषा मैंने भी आपको डेफिनेशन बता दी है, वो बात दिमाग में रखें और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें तो आप आंसर कर पाएंगे। गलत ना करिए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। एक बैंक के फेल होने से दूसरा बैंक, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सब फेल होते चले जाएं। ठीक है, हाँ, नाउ यू आर गेटिंग इट। ठीक है, देखो ये चीज होती है। हाई इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द बैंक्स थ्रू लेंडिंग, बारोइंग एंड अदर कमिटमेंट्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, सब ने एक दूसरे को पैसे दे के रखे हुए हैं, बर्बादी उनके मतलब कदमों पर है, उनके दरवाजे पर है। इसीलिए क्योंकि भाई ए ने बी को लोन दे रखा है, बी ने सी को लोन दे रखा है, सी ने डी को लोन दे रखा है। तो सिस्टमिक रिस्क, इसका एक बेकार सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं।
लाइफ इन मेट्रो मूवी अगर आपने देखी हो, लाइफ इन मेट्रो मूवी, उसमें शुरू में एक फोन कॉल होती है जिसमें लगभग 30 लोग होते हैं जिनकी मीटिंग एक दूसरे पर डिपेंड होती है और वो रीशेड्यूल होती चली जाती है। सिस्टमिक रिस्क फेस कर रहे हैं वो। अच्छा एग्जाम्पल नहीं है वैसे, मैं ये कहूंगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट? BIS का, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। प्राइमरी रोल क्या है BIS का? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये वही है जिनकी वजह से वेसल वगैरह आया हुआ है। ठीक है, तो देखो लोन वगैरह प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, स्टॉक मार्केट रेगुलेट करना क्या करिएगा ना, प्रिंटिंग करेंसी, नथिंग लाइक दैट। ओके, सिंपल सा है, सर्विंग एज ए बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स। जितने भी देशों में, जैसे हमारे यहाँ RBI है, वैसे ही दूसरे देशों में भी सेंट्रल बैंक है, तो उनके लिए बैंक का काम करना और फोस्टर करना इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे, इसका प्रयास करना। सो डी इज द आंसर। Which of the following advisory committee does not assist the बोर्ड ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट? BIS का जो बोर्ड है उसको असिस्ट नहीं करती, कौन सी एडवाइजरी कमेटी? शशि मैम, आई हैव सीन दैट। मूव करेंगे, केस स्टडी की तरफ भी मूव करेंगे जहां नीड बनेगी। देखिए इसमें मैंने चैप्टर नंबर 11 या 12 में आपको केस स्टडी करवाई थी, जिस चैप्टर में भी बनेगी जरूरत वहां करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि जैसे ये BIS पर 2 क्वेश्चन है, अगर आप कहो तो इसी को मैं केस स्टडी का सेप दे दूं, अगर केस स्टडी आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, इट्स दैट इजी। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अब BIS पर 4 क्वेश्चन है, मैंने एक साथ उठा करके रख दिया, लो भाई केस स्टडी बन गई, तो वो भी कर सकते हैं, पर नॉट वेरी, जहां नीड है न्यूमेरिकल बेस्ड वहां मैं करवाऊंगा। ओके, तो सर ये आपकी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो है नहीं होती है। बाकी जो है 4 एडवाइजरी कमेटी होती है BIS की। एडवाइजरी कमेटी है, ये है यहां पर 4 एडवाइजरी कमेटी इज देयर: एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ऑडिट कमेटी, बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी। ये 4 कमेटी। रंजन सर आपको नहीं बोल रहा था। ठीक है, तो ये 4 एडवाइजरी कमेटी होती हैं इनकी, BIS की। ठीक है, द बोर्ड ऑफ BIS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी फुलफिलिंग द स्पेसिफिक टास्क गिवन बाय द बैंक स्टैट्यूट। इट मीट्स एटलीस्ट 6 टाइम्स अ ईयर। 6 बार मीटिंग होती है इनकी बोर्ड की, और 4 कमेटी होती है इनकी: एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ऑडिट कमेटी, बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, जो कि असिस्ट करती है बोर्ड को। ठीक, हु एस्टेब्लिश द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन? BCBS किसने एस्टेब्लिश किया है? तो BCBS को एस्टेब्लिश किसने किया था? UN ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, या सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जो कि 10 कंट्री, G10 कंट्रीज के जो गवर्नर थे सेंट्रल बैंक के, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BCBS?
बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, फुल फॉर्म भी याद रखें, सरल सा क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा इस पे। यही है सर, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उन्होंने ही बीसीबीएस को एस्टेब्लिश किया था 1974 में। पूछते नहीं है बट ठीक है। बट G20 में भी ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे पर ठीक है, पढ़ लेते हैं। G20 क्या है? फटाफट आंसर करें। 20 डेवलपिंग नेशंस का जो है ग्रुप है या इंटरनेशनल फोरम है, लार्जेस्ट इकोनॉमीज का, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करने वाले हैं, या फिर जो है लोन प्रोवाइड करते हैं स्ट्रगलिंग को। सो व्हाट इज G20? ये एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें दुनिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज होती हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। एन इंटरनेशनल फोरम फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिसी इश्यूज, ठीक है। G20 में जैसे यहाँ डेवलपिंग नेशंस लिखा हुआ ना, अगर ये डेवलप्ड वगैरह होता, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, तो पॉसिबल था, क्योंकि G20 में सारे के सारे देश डेवलपिंग नहीं है। ओके, सो बी इज द आंसर। ये खतरनाक सा क्वेश्चन है, ना ही आए एग्जाम में तो बेहतर है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, शायद ना आंसर कर पाया जाए। भाई हम भी होंगे तो छोड़ ही आएंगे, इतना कौन याद रखेगा कि G20 का मेंबर कौन है। पर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने रखा हुआ। देखो एसीयू का मेंबर कौन है, एशियन क्लियरिंग यूनिट का कौन मेंबर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और भी आया था कंट्री से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने एक रख दिया कि चलो ठीक है देख लेंगे थोड़ा सा। अभी इसका जो आंसर कर ले जाए ना, यकीन मानोगे, गेस ना हो और आप करेक्टली एक्यूरेटली अगर इसका आंसर करें तो भाई साहब आपके नॉलेज का बेस ना बहुत तगड़ा है, विश्वास मानिए, और अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं अगर इसका आंसर आप कर ले जाए तो। ये खतरनाक क्वेश्चन है अपने आप में। गेस ना करें, ठीक है। अगर आपको जेन्युइनली पता है तो फिर भाई आप जो है बैंक में गलत जगह बैठे हुए हैं। यू शुड गो टू यूपीएससी एंड लाइक दैट थिंग्स, ठीक है। तो G20 में स्विट्जरलैंड नहीं आता भाई, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ये सब आ जाते हैं। 20 कंट्री के नाम याद रखवाना मतलब मैं तो नहीं मानता भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर चलो एक बार बता देता हूं अगर शायद ध्यान रहे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, ध्यान रखें वी आर देयर, ओके। इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन पूरी की पूरी। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप बस ये याद रखो कि इंडिया भी G20 का पार्ट है, बस और बात खत्म हो गई ना। इतना याद रखवाना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, G20 होस्ट किया गया था, यस। ठीक है, which major financial regulation was accepted for implementation by G20 members at 5th G20 summit in Seoul? सियोल में 5वीं जो G20 समिट हुई थी उसमें कौन से रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया गया कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे? तो सियोल में ही जो मीटिंग हुई थी वहीं पर ही बेसल 3 नाम्स को एक्सेप्ट किया गया था इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। 2010 नवंबर 2010 में हुई थी बेसल 3। अभी तक इतनी गहराई में जाकर के उन्होंने पूछा नहीं है फिलहाल के लिए, जितना मैं देख पाया हूं, ठीक है। पर फिर ठीक है, चलो हो सकता है क्वेश्चन बन ही जाए, दिमाग में आ ही जाए कि बेसल 3 नाम्स कौन सी मीटिंग में एक्सेप्ट हुए थे।
तो सियोल में G20 की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हुआ था। ये सब ऐसे लग रहा है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने लगे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है। व्हाट वर द 3 मेन फोकस एरियाज फॉर 2021 G20 समिट अंडर इटलीज प्रेसिडेंसी। इटली में G20 की जो 2021 की मीटिंग हुई थी उसमें मेन 3 एरियाज को फोकस किया गया था। कौन कौन से 3 एरियाज हैं? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आपको बताना है इसमें से किन 3 पर फोकस किया गया था जो 2021 में मीटिंग हुई थी। फोकस था पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी पर। किस पर था सर? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन तो करंट अफेयर जैसे लगते हैं, बट दिस क्वेश्चन वाज इन द एग्जामिनेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 ग्रुप्स ऑफ वेसल कमेटी। वेसल कमेटी के 5 ग्रुप्स होते हैं, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो उसका पार्ट नहीं है, आपको बताना है। पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, वेसल कंसल्टेटिव ग्रुप, मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप, अकाउंटिंग एक्सपर्ट ग्रुप। ध्यान रखें, वेसल कमेटी को असिस्ट करने के लिए 5 जो है ग्रुप बने हुए हैं। उसमें आपका पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप आता है, वेसल कंसल्टेटिव ग्रुप आता है, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप आता है, मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप इज नॉट देयर। ओके, तो 5 कौन कौन से हैं? 3 तो यहां हमने डिस्कस कर लिए, 5 देख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 5 पूछे गए हैं, ठीक है। फॉलोइंग 5 ग्रुप्स: पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, सुपरविजन एंड इंप्लीमेंटेशन ग्रुप, वेसल कंसल्टेटिव ग्रुप, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये 5 ग्रुप हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, सुपरविजन एंड इंप्लीमेंटेशन ग्रुप, वेसल कंसल्टेटिव ग्रुप, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप और अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके, हाँ सर क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड 10 क्वेश्चन सो फार। जो लेट ज्वाइनर हैं आइए उनके लिए शुरू से एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा पहला क्वेश्चन कि बैंकिंग रेगुलेशन जो किया जाता है आरबीआई वगैरह द्वारा, उसमें आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता है? तो उद्देश्य मैक्सिमाइजिंग बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। प्रॉफिटेबिलिटी से आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। पहले का हो गया सी। उसके बाद में सिस्टमिक रिस्क क्यों होता है? सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, पहला सवाल तो यही पूछ लेते हैं। तो जब एक सिस्टम के फेल होने से पूरा का पूरा इंडस्ट्री फेल हो जाए, एक बैंक के फेल होने से दूसरा बैंक, दूसरे से तीसरा और सारे बैंक फेल हो जाए, तो उसे सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हाई इंटरकनेक्टिविटी होती है बैंकों के बीच में, सब एक दूसरे को जो है लोन दिए बैठे होते हैं। नीरव मोदी केस में आपको याद हो, आरबीआई पीएनबी ने 17,000 कुछ करोड़ रुपए भरे थे। उसमें क्या था, जो एलसी इशू हुई थी उसी एलसी के बिहाफ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6,000 करोड़ की, केनरा बैंक ने भी 2-4 हजार करोड़ की एलसी इशू कर रखी थी। डिपेंडेंसी इतनी होती है तो सारे पैसे भरने पड़ते हैं। ओके, तो इसी वजह से सिस्टमिक रिस्क आता है, क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी है बैंकों की आपस में, चाहे उन्होंने एक दूसरे से उधार ले रखा है, दे रखा है, या दूसरी एलसी वगैरह दे रखी है, या फिर गारंटी वगैरह दे रखी है। ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का प्राइमरी रोल क्या है? तो इनका प्राइमरी रोल होता है सेंट्रल बैंकों के लिए एक बैंक का काम करना और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, फोस्टर करना। ठीक, फिर आ जाता है एडवाइजरी कमेटी। जो है, कौन सी एडवाइजरी कमेटी है जो बीआईएस को असिस्ट नहीं करती है? बीआईएस के बोर्ड को, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बोर्ड को कौन सी एडवाइजरी कमेटी असिस्ट नहीं करती है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी करती है, ऑडिट कमेटी करती है, बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करती है, और एक और होती है नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी होती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज नॉट देयर। ठीक है, नॉमिनेशन कमेटी नहीं होती है। ठीक, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन को किसने स्टेब्लिश किया था? तो ग्रुप ऑफ 10 कंट्री जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनके द्वारा इसे स्टेब्लिश किया गया था। सर का सवाल है कि क्या 2 महीने में सीआईबी पास किया सकता है? तो यस, बिल्कुल पास कर सकते हैं सर। अगर 2 महीने में पास ना कर पाते, ध्यान दीजिए, ठीक है, जनवरी और फरवरी मैंने आपको लाइव क्लास नहीं पढ़ाई है, हम मार्च से
5 क्लास करें, मार्च पढ़ाएंगे, अप्रैल पढ़ाएंगे और मई पढ़ाएंगे, राइट। फिर जून में आप एग्जाम दे देंगे। तो अगर इतना ज्यादा जरूरी होता सर तो मैं शुरू से ही आपको जनवरी फरवरी से ही पढ़ा रहा होता, मैं 2 महीने आपसे रेस्ट ना लेता, राइट। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉसिबल है, मैनेजेबल है, इसीलिए मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेस्ट वाला कि हाँ मतलब पॉसिबल है, डुएबल है, ओके। तो घबराए नहीं, अभी बहुत सारा समय है, आप आराम से पास कर पाएंगे, बशर्ते कि समय दें, मतलब अब ना लापरवाही करें। जैसे 2 महीने 3 महीने जितना भी इधर उधर घूमे, जो कुछ किया है दैट इज ओके। न्यूमेरिकल भी आते हैं सर और थ्योरी भी आती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल ही आ जाए, कई बार थ्योरी बेस्ड भी पेपर बने हैं और फिर उसमें परेशानी होगी, ओके। G20 क्या है? तो एक इंटरनेशनल फोरम है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज की, जो कि पॉलिसी इशू और इकोनॉमी पर डिस्कशन करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कौन सा G20 का मेंबर नहीं है? तो स्विट्जरलैंड है, पर ये याद रखिए मत, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिलेवेंसी नहीं रखता। हम बस ये ध्यान रखें कि G20 का मेंबर हमारा देश है, इंडिया इज मेंबर ऑफ G20, ओके। उसके बाद में जो 5वीं G20 समिट हुई थी सियोल में, उसमें वेसल 3 जो है नाम्स को इंप्लीमेंट किया गया था। क्या गया था? वेसल 3 नाम्स को इंप्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2010 में एक मीटिंग हुई थी G20 की 5वीं, सियोल में हुई थी, ठीक। सियोल मेरे ख्याल से साउथ कोरिया की राजधानी शायद होगी, मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद में 3 मेन फोकस एरिया क्या था G20 की जो 2021 की समिट हुई थी इटली में? तो पीपल, प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी थी। अगेन मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप यहां आ जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा गया हुआ सवाल है कि बेसल कमेटी को सपोर्ट करने के लिए 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप इसमें से नहीं है? तो पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप होता है, बेसल कंसल्टेटिव ग्रुप होता है, अकाउंटिंग एक्सपर्ट ग्रुप होता है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुप इज नॉट देयर, सी नहीं होता है। तो 5 ग्रुप कौन से हैं? ये हैं, ध्यान रख करके एग्जाम में बैठे पूछा सकता है, ओके। वेसल कमेटी को असिस्ट करने के 5 ग्रुप हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, सुपरविजन एंड इंप्लीमेंटेशन ग्रुप, वेसल कंसल्टेटिव ग्रुप, माइक्रो पोटेंशियल सुपरविजन ग्रुप और अकाउंटिंग एक्सपर्ट ग्रुप, ओके। सर टफ नहीं आते हैं, टफ हो जाते हैं एक्चुअली। विदाउट ऑप्शन में ना बीएफएम थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक रोल ले लेता है, क्योंकि गलत होने के चांसेस और ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन तो पूछते नहीं है कि जैसे रिपीटेड पूछ लें। ठीक है, टू होम डू द 5 वेसल कमेटी ग्रुप्स रिपोर्ट? सवाल यह है कि ये जो 5 वेसल कमेटी के 5 ग्रुप की अभी डिस्कस किया ना हमने कि 5 ग्रुप होते हैं, ये किसको रिपोर्ट करते हैं? वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, बीसीबीएस के चेयरमैन को, यूनाइटेड नेशन को? उनकी रिपोर्टिंग बेसल कमेटी ग्रुप जो है रिपोर्ट करती है बीसीबीएस चेयरमैन को। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन होता है, बीसीबीएस का जो चेयरमैन होता है उन्हीं को ये 5 बेसल कमेटी के ग्रुप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, एफएसबी? यानी एफएसबी किस लिए बनाया गया था? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को किस पर्पज के लिए बनाया गया था? तो ये हुआ था कोऑर्डिनेटिंग नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज एंड प्रमोटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू स्ट्रांग रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पॉलिसी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को बनाया गया था कि जो भी देशों की कमिटीज हैं, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे आरबीआई हो गया, इस तरीके की अथॉरिटी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाए और इंटरनेशनल स्तर पर जो है स्टेबिलिटी को लाया जाए, रेगुलेशन और सुपरवाइजरी पॉलिसी ला करके, ठीक, इसी के लिए इसको बनाया गया था।
देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, व्हाट इज सिस्टमिक रिस्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सिस्टमिक रिस्क की डेफिनेशन पूछा गया है। ठीक है नीलेश सर, मैनेज कर देंगे। नहीं, सिर्फ लाइव क्लासेस से नहीं होगा। तो सिस्टमिक रिस्क क्या होता है, देखो ये आंसर आप आसानी से कर पा रहे होंगे। द रिस्क दैट द फेलियर ऑफ वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रिगर करता है अ चेन रिएक्शन थ्रेटनिंग ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब एक बैंक फेल हुआ उसके चक्कर में, है ना, सारे के सारे बैंक फेल हो जाए, तो दैट इज सिस्टमिक रिस्क। इसे रिपल इफेक्ट बोलते हैं ना, देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, रिपल इफेक्ट भी एक शब्द है। रिपल इफेक्ट क्या होता है, एक जैसे सब लोग जो है हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, एक आदमी फिसल कर गिरा तो बाकी सारे भी उसी के साथ धीरे धीरे गिरना शुरू कर देते, दैट्स रिपल इफेक्ट। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ 1988 वेसल अकॉर्ड। 1988 में जो वेसल अकॉर्ड यानी वेसल समझौता हुआ था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑप्शंस को सही से पढ़ें, आंसर कर पाएंगे। सर जितनी भी क्लासेस होंगी चैप्टर वाइज इनको कंपाइल करके एक ही पीडीएफ बना दी जाती है, बाद में फिर एक साथ इकट्ठा भी कर दिया था, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेसल अकॉर्ड जो 1988 में आया था, उसका उद्देश्य था टू एस्टेब्लिश अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क फॉर द बैंक्स बेस्ड ऑन क्रेडिट एक्सपोजर। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात जो है यहीं पर की गई थी वेसल अकॉर्ड में ही, कि कम से कम इतना कैपिटल आपको अलग रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR सेट बाय 1988 वेसल अकॉर्ड, एंड व्हाट इज द करंट मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI एक्सक्लूडिंग द CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर को छोड़ करके अभी कितना है और उस समय कितना कहा था उन्होंने। शुरू से ही इन्होंने 8% ही कहा है और हम हमेशा 9% ही लेकर के चले हुए हैं। 8% इंटरनेशनल स्तर पर है और 9% हमारे यहाँ CRAR कैपिटल टू रिस्क रेटेड एसेट रेशियो 9% का मेंटेन किया जा रहा है। सो ए इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स ये। ओके, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन मिलने की संभावना है, विश्वास करिए, है ना। ठीक है, तो हमने देखा 5 कमेटी बेसल के 5 ग्रुप देख लिए थे हमने, बेसल कमेटी के 5 ग्रुप देख लिए थे। पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, सुपरविजन एंड इंप्लीमेंटेशन ग्रुप, बेसल कंसल्टेटिव ग्रुप, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप और अकाउंटिंग एक्सपर्ट ग्रुप। दोबारा से बता दिया है इसलिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, CCB 2.5% है, यस, कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% है। उसके बाद में हमने देखा कि बेसल कमेटी के जो 5 ग्रुप है किसको रिपोर्ट करते हैं, तो ये BCBS के चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं। किसको? BCBS के चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो बनाया गया उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उनका उद्देश्य था कि जो नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं अलग अलग देशों की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सिस्टमिक रिस्क जो है क्या होता है,
तो सिस्टमिक रिस्क होता है कि फेलियर ऑफ वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रिगर करता है एक चेन रिएक्शन को या रिपल इफेक्ट को, जो कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, पूरी इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए पर्याप्त होता है। तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद में हमने देखा कि 1988 का जो बेसल अकॉर्ड हुआ था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क की बात यहीं पर ही की गई थी। जितना लोन दे रहे हो उसका 9% है ना, 8% बेसल ने कहा, 9% आरबीआई बोलता है। 100 करोड़ का लोन दे रहे हो तो 9 करोड़ अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो वेसल अकॉर्ड में क्या कहा गया था और एज पर आरबीआई क्या है, तो वेसल अकॉर्ड में 8% की बात कही गई है और हमारे आरबीआई के द्वारा 9% ही प्रिस्क्राइब किया गया है हमेशा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग यहां पर बात की गई कैपिटल कंजर्वेशन बफर की, सीसीबी की, तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है 2.5% होता है फ्रेंड, ठीक है। CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू RWA होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। कैपिटल ऊपर रहेगा, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसी को फ्रेंड्स कूके रेशियो भी कहते हैं, कूके रेशियो। आगे के लेक्चर्स में, आगे के वीडियोज में मैं इसको फिर से बताऊंगा आपको, फिलहाल ध्यान रखें कूके रेशियो और CRAR एक ही चीज है, फार्मूला कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है। सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% होता है। CRAR हमारे देश में आरबीआई द्वारा 9% प्रिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो बस अब आप चाहें तो क्लास ड्रॉप कर सकते हैं। वी आर डन फॉर द डे। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम 8:30 PM पे BFM के साथ में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद है आपने फॉर्म भर दिया होगा। एट 8:30 पे क्लास करेंगे। ये नंबर है 9494787882। अगर आपको कोई PDF चाहिए, कोई चीज प्रिंट नहीं हो पा रही, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, आपको टेलीग्राम लिंक, PDF सब कुछ प्रोवाइड डायरेक्ट टीम कर देगी। अगर नहीं डाउनलोड कर पाती कोई बात नहीं, टीम को बोलिए, दे विल डू इट। ओके, हाँ बिल्कुल। ABFM की भी लाइव क्लास होगी। BFM की 8:30 पर रोज रहा करेगी। ABM वाले में ABM, ABFM, HRM उसमें मैनेज करेंगे, ठीक है। ये क्लास रोज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड आप लोगों की उसी की रहती है कि सर BFM पढ़ाइए लाइव में। ओके, हाँ आज 7:30 बजे से ABM की क्लास थी, यस। फिर 8:30 बजे से BFM की भी क्लास करी मैंने। ठीक है सर, चलिए। अनीश सर, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है, वो आप जून और दिसंबर के क्वेश्चन उसमें कुछ डाउट दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं। आप मुझे 9494 वाले नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा ये डेटा, मैं एक बार चेक करके सर आपको कंफर्म कर दूंगा। अनीश सर, BFM में सर न्यूमेरिकल मॉड्यूल A में इंपॉर्टेंट रहेगा, A मॉड्यूल से आपको मिलेगा। कोशिश यही रहेगी प्रियंका मैम कल भी क्लास करने की। BFM डेली रहेगी, यस वी आर ट्राइंग दैट, है ना। 8:30 से रोज क्लास करेंगे। BFM जरूरी इसलिए मैं इस पे रहूंगा, बाकी सब्जेक्ट के लिए एक क्लास और मैनेज करेंगे, ठीक है मैम। चलिए सभी को गुड नाइट।